सो हेलो 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 गाइस। तो कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल भाई सबके। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एलपीयू का एग्जामिनेशन सिस्टम एंड एलपीयू का फीस स्ट्रक्चर। बट इस वीडियो में मैं तुम्हें बस एग्जाम के बारे में दो तीन मेन बातें बताऊंगा और हम लोग इस पूरे वीडियो में बस कवर करेंगे एलपीयू के हॉस्टल मीन्स एलपीयू के हॉस्टल का पूरा सिस्टम, बिजली बिल से लेके एलपीयू का जो ये है लिविंग एप्लीकेशन वो कैसे डलता है, मेस में क्या क्या होते हैं, मेस की क्या क्या फैकल्टीज है, मेस में क्या क्या स्पेशलिटी है, ये सब बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो भाई, वैसे तो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में एलपीयू का जो हॉस्टल है उसके बारे में कुछ बताया था, उसके मेस के बारे में बहुत कुछ बताए थे। बट इस वीडियो में मैं कुछ अलग करने जा रहा हूँ। तो भाई हमारे कॉलेज का जो हॉस्टल है उसमें 1 सीटर, 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर, 5 सीटर नहीं है, 6 सीटर, 7 सीटर एंड 8 सीटर, ये सब आपको मिलेगा। तो भाई बात करते हैं पहले 1 सीटर की। तो 1 सीटर भाई कुछ महंगा है, उसमें एक ही आदमी रहते हैं, उसमें बाथरूम और ये वॉशरूम दोनों अटैच ही रहता है रूम के अंदर ही। बट वो रूम थोड़ा सा ये रहता है आपका रेक्टेंडर टाइप का रहता है और थोड़ा सा एडजस्टमेंट रहता है क्योंकि एक ही आदमी रहते हैं इसीलिए। भाई 2 सीटर, अब बात आ गई 2 सीटर की। भाई जब 2 सीटर में मतलब रूम ऐसे नॉर्मल रहते हैं, उसमें एक बाथरूम और एक वॉशरूम अलग अलग रहते हैं। बट भाई 3 सीटर में वॉशरूम और ये बाथरूम ये दोनों अटैच रहते हैं, मतलब कि एक ही साथ। जैसे कि 2 सीटर और 4 सीटर में रहते हैं ना अलग अलग वॉशरूम और ये बाथरूम, वैसे नहीं, इसमें अटैच ही रहते हैं, बाथरूम में ही वॉशरूम रहता है। भाई उनमें तो पहले एक बंदा बाथरूम रह सकता है, एक वॉशरूम रह सकता है, एक टाइम पे 2 काम होते हैं। बट इसमें नहीं, इसमें एक ही बंदा एक ही यूज कर सकता है। तो ये 3rd सीटर का थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। क्या तुम लोग के सीटरों का बात, अब बात करते हैं जो क्या भाई हम लोग रूम चेंज कर सकते हैं। मतलब कुछ लोग पूछते हैं जो भाई मुझे साथ में रूम चाहिए, या भाई मुझे क्या मैं वहाँ पे गया और मुझे मेरे रूममेट अच्छे नहीं लगे तो क्या मैं रूम चेंज कर सकता हूँ। तो भाई हाँ, तुम रूम चेंज कर सकते हो। देखो जब तुम्हें रूम अलॉट कराया जाएगा ना, तब उसके बाद तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम रहेगा तुम्हें अपना रूम चेंज करने का। तुम वहाँ जहाँ पे जब तुम्हारा बुकिंग होगा उसी डेस्क पे तुम जाकर उन्हें बोलोगे, वो तुम्हारा रूम चेंज कर देंगे। क्योंकि इंडक्शन और ये रिपोर्टिंग ये दोनों चलते रहते हैं, तो वो लोग वहीं से कर देंगे। 1 महीने के बाद थोड़ी सी दिक्कत ये आएगी, तुम्हें बोला जाएगा तुम जाओ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में, वहाँ पे तुम जाओ चैम्बर में, ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तुम्हें थोड़ा दौड़ाया जाएगा। इससे बेहतर है अगर किसी को भी रूम चेंज करना हो तो भाई वहीं पे भी जहाँ पे आप रिपोर्टिंग करोगे वहीं पे बोल के अपना रूम चेंज करा सकते हो। 1 महीने तक टाइम रहता है भाई, तुम अपना ये रूम चेंज करवा सकते हो। रूम भाई एक बार नहीं चेंज हो सकता, तुम जितना बार चाहोगे उतना बार चेंज होगा, लेकिन वही 1 महीने के पास तुम्हारे पास टाइम रहेगा, तुम करवा सकते हो। 1 महीने में तुम 10 बार करवाओ। क्योंकि मुझे याद है मेरे कुछ दोस्त थे, वो 1 महीने में 3-4 बार रूम चेंज करवाए थे, तब जाके उन्हें अपने मनपसंद का रूम मिला था। तो अब बात करते हैं भाई हमारे रूम की। तो सबसे पहले भाई एक रूम में शायद जो एसी वाले रूम होते हैं उनमें 500 यूनिट दिया जाता है फ्री बिजली बिल, और जो नॉन एसी होता है उसमें 550 बिजली दिया जाता है फ्री। तो ये रहता है, इसका टाइमिंग रहता है 10 महीने आई थिंक, क्योंकि मेरे टाइम पे 10 महीने ही था। 10 महीने तक आप एसी वाले में 500 और इसमें 550 इतना यूज कर सकते हो फ्री। और भाई ये तुम बिजली बिल कहाँ से चेक कर सकते हो, ये तुम्हें तुम्हारे डैशबोर्ड पे ही दिखेगा, मतलब कि तुम्हारे यूएमएस पे। और जब तुम्हारे 500 और 550 के पार जब भी जाएगा जिस दिन से ही, उसके बाद चार्ज लिया जाएगा, मतलब 7 या 8 रुपये आई थिंक, या 12 या 13 रुपये ये चलता है वहाँ पे। तो ये रहा बिजली बिल के यूनिट, जो कितना मिलता है, कितना हम यूज कर सकते हैं उसका बात। अब बात आई अगर रूम ख़राब हो गया तो, मतलब कि अगर रूम में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ख़राब हो गया, या फिर नल ख़राब हो गया, या फिर बाथरूम में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे। तो भाई आपके यूएमएस पे या फिर आपके एलपीयू टच पे एक ये रहेगा आरएमएस करके। उस आरएमएस पे जब आप अपना जो प्रॉब्लम है उसको सबमिट कर दो, आप आरएमएस डाल दो, 1 से 2 दिन में वहाँ के जो भी होंगे प्लम्बर वम्बर, वो आके आपका जो भी दिक्कत होगा उसको सॉल्व कर देंगे। तो आपको जब भी रूम में कुछ होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, किसी के पास नहीं जाना है, वार्डन के पास भी जाओगे तो वो पहले यही बोलेगा जो आरएमएस डालो, तो आप पहले आरएमएस डालना। आरएमएस डालने के लिए आप यूएमएस पे जाएंगे, जो कि आपको वहीं पे लॉगिन कराया जाएगा। एलपीयू का 3 साइट है, मतलब कि 2 ही साइट है, एक यूएमएस एक ऐप है एलपीयू टच। एलपीयू टच पे आपके सारे चीज़ का अपडेट दिया जाएगा, जैसे कि आपकी क्लास कब है, आपके कितने सीजीपी है, आपका मतलब एग्ज़ाम कब होगा, कौन सा इवेंट हो रहा है, एवरीथिंग। भाई अभी तक की बातों में किसी को कुछ दिक्कत या फिर कुछ समझ नहीं आया है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं आपको वहाँ पे अच्छे से समझा दूँ। अब बात करते हैं हमारे हॉस्टल के मेस का, जो कि मेस जब आप लोग अप्लाई किए होंगे तो वहाँ पे 2 ऑप्शन आया होगा, एक साउथ इंडियन एक नॉर्थ इंडियन।
तो भाई कुछ लोग का ये कन्फ्यूजन है कि भाई क्या हम साउथ इंडियन लेंगे तो हमें नॉर्थ इंडियन खाने को मिलेगा या नहीं, क्या हम नॉर्थ इंडियन लेंगे तो हमें साउथ इंडियन खाने को मिलेगा या नहीं। तो भाई ऐसा कुछ होता नहीं, आप वहाँ पर जाओगे एक दो लाइन में लगे रहेंगे, एक साइड नॉर्थ इंडियन एक साइड साउथ इंडियन, आप दोनों खा सकते हैं। और मेस में जाने से पहले आपको वहाँ पे स्कैन करा जाएगा, ताकि भाई जब आप मेस में जाओगे ना तो उससे पहले आपको स्कैन करना पड़ेगा, वो भी आपके एलपी टच से आएगा, वहाँ पे आएगा मैस स्कैनर, वहाँ पे जाके आपको स्कैन करना पड़ेगा। मतलब कि आपके मेस के बाहर एक स्कैनर दिया जाएगा, आपको उसको स्कैन करके आपको अंदर जाना पड़ेगा, ताकि जो मेस वाले अंकल होंगे वो देखेंगे जो आपके पास आपका मेस है या नहीं, या फिर आप ऐसे ही आए जा रहे हैं। तो आपके पास अगर मेस होगा तो वहाँ पर अप्रूव लिखाएगा, नहीं होगा तो वहाँ पर डिनाई दिखाएगा। तो ये चेक करने के बाद ही आपको अंदर जाने दिया जाएगा। तो ये हो गई भाई मेस की बातें। अब बात करते हैं भाई हॉस्टल लीव एप्लीकेशन की। मतलब आप जब भी अपने हॉस्टल से बाहर जाओगे ना तो इसमें आपको उससे पहले हॉस्टल लीव एप्लीकेशन डालना होता है। भाई इस मामले में लड़के बहुत खुशनसीब है, क्योंकि उनके पास उतना रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट लड़कियों के लिए भी है भाई। लड़कियों के लिए तो ये है, लड़कियों के लिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है एलपीओ में, जो कि एक तरह से होना भी चाहिए, क्योंकि भाई कॉलेज का जो भी रिस्पेक्ट है, जो भी रेपुटेशन है, उससे वो लोग कोई रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए रखे हुए हैं। तो ये तो सब जगह का प्रॉब्लम है भाई, तो इसमें कोई कुछ बोल नहीं सकता है। बाद बाकी हम लोग बात करते हैं हॉस्टल लीव एप्लीकेशन की। तो भाई हॉस्टल लीव एप्लीकेशन 5 तरह के होते हैं। तो आपका पहला आता है डे लीव, जो आपको 1 महीने में 15 मिलेंगे। उसमें आपको दिन में जाकर दिन में आना होता है, जैसे कि 7:45 या फिर 7:15 रात को। ठीक है, ये कुछ टाइम है। फिर आपका आता है डे एक्सटेंडेड लीव। डे एक्सटेंडेड लीव जो कि आपको एक पूरे सेमेस्टर में 60 मिलेंगे, एक पूरे सेमेस्टर में 60। उसमें ऐसा रहता है, जो उसका लास्ट टाइम आता है आई थिंक 10:45, जो कि हम लोग के टाइम पे था, शायद अभी 10:15 है, 10:15 PM। अगर आपने अपनी लीव एप्लीकेशन में 10:15 नहीं, आपने 9:30 डाला हो, अगर आपको उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप डे एक्सटेंडेड लीव अगर डाले हैं तो वहाँ से जाकर आप अपना टाइम को एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब 9:30 से आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इसका नाम है डे एक्सटेंडेड लीव, जो कि आपके पूरे एक महीने में, मतलब कि सॉरी पूरे एक सेमेस्टर में 60 मिलते हैं। फिर भाई नाइट लीव और नाइट एक्सटेंडेड लीव, वही नाइट एक्सटेंडेड लीव आपका 60 है, नाइट लीव उसी में इंक्लूडेड रहेगा 4 या 5। और वैकेशन लीव वो आपके पूरे दोनों सेमेस्टर में एक ही बार मिलेगा। बात रही वैकेशन लीव की, तो वैकेशन लीव बहुत कम ही यूज करते हैं सब, क्योंकि उसका थोड़ा ये सिस्टम है जो दोनों सेमेस्टर में एक ही बार दिया जाता है, मतलब एक ही बार उसका यूज़ करना है। उसमें ऐसा होता है ना, अगर आप वैकेशन लीव डाल के बाहर चले गए हो ना तो उसके बाद शायद आप अंदर नहीं आ सकते, इसलिए लोग वैकेशन लीव ज़्यादा यूज़ नहीं करते। वो बहुत रेयर टू रेयर केस में होता है, जब आपके पास कुछ नहीं ऑप्शन बचता है तब लोग वैकेशन, या बच्चे जो भी है वो तब जाके वैकेशन लीव एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। अगर आप टाइम पे नहीं पहुँचे कॉलेज, जो आपका टाइम है उससे उस टाइम पे आके अगर आप हॉस्टल रिपोर्ट नहीं किए तो आपको वार्डन कॉल करेगा। अगर आप कॉल नहीं रिसीव किए तो आपको पेरेंट्स को भी कॉल कर सकते हैं, ऐसा भी होता है। और ये नाइट लीव के बारे में तो मैंने बता ही दिया। और सबसे मेन बात, वहाँ पे एक कैंपस लीव एप्लीकेशन भी है जो कि लड़कियों के लिए है। लड़कों के लिए वहाँ पे ज़्यादा कुछ रिस्ट्रिक्शन है नहीं, लेकिन खैर फिर भी है, लेकिन उतना भी नहीं जितना लड़कियों का है। तो लड़के अपने आज़ादी का फ़ायदा ना उठाए, खुला शेर मत बने, क्योंकि खुला शेर खतरनाक होता है। तो भाई लड़कियों का ऐसा सिस्टम है ना, जो समर, ऑटम, स्प्रिंग और ये विंटर, इस सब का अलग अलग ये रहता है कैंपस लीव एप्लीकेशन का। मतलब समर में आई थिंक रहता है 8, आप 8 बजे तक बाहर रह सकते हो। आपको 8 बजे किसी भी हाल में आपको वार्डन को रिपोर्ट करना होगा। उसके बाद आपको 3 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। आप फिर से कैंपस लीव एप्लीकेशन डालो और फिर कैंपस में जाओ। ऑटम और स्प्रिंग और विंटर, ऑटम का आई थिंक 7:15 और विंटर का आई थिंक 7, और इसका क्या बोलते हैं स्प्रिंग का 7:30। ये रहता है लड़कियों का। आपको इन तीनों टाइमों पे कहाँ कैसे भी हो, कहाँ भी हो, जहाँ भी रहो, आपको आपके वार्डन ऑफिस में जाके आपके वार्डन को रिपोर्ट करना ही होगा, वरना आपके फैमिली वालों को कॉल कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको 3 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ताकि आप कैंपस में जा सको। उसके लिए भी आपको कैंपस लीव एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। कोई तो भाई लड़कियों के साथ थोड़ी ज्यादती होती है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई, कॉलेज का भी अपना रेपुटेशन है। सारी दुनिया में तो यही चल रहा है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो भाई जो भी आ रहे हैं थोड़ा अपना ये मन मार के, या ना जो हम वहाँ पे जाएंगे, खासकर लड़कियाँ, क्योंकि उन्हें हर चीज़ के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। हर चीज़ के लिए उन्हें एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए उनको पेरेंट्स को कॉल कर दिया जाएगा, हर चीज़ के लिए उनको 12 वार्डन से पूछना पड़ेगा। तो लड़कियों को थोड़ा सा है वहाँ पे कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, तो चलता है भाई, इतना तो चलता ही है। तो भाई ये रहा हॉस्टल एप्लीकेशन से लेकर कुछ बातें। अगर इन सब में आपको कुछ दिक्कत लग रहा है तो ये मेरा इंस्टाग्राम रहेगा, आप यहाँ पे आकर मुझे मैसेज कर सकते हो। तो भाई अब बात करते हैं आगे।
तो सबसे मेन बात आगे आगे अब भाई एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैं कुछ बातें बोलना चाहूँगा। जैसे कि पहला आपका एग्जाम होगा एमसीक्यूज। आपके जितने भी एग्जाम होंगे वो होंगे एमसीक्यूज, प्रैक्टिकल को छोड़कर, क्योंकि प्रैक्टिकल तो आपका प्रैक्टिकल ही है। तो आपके जो भी एग्जाम होंगे वो होंगे एमसीक्यूज। कुछ एग्जाम एमसीक्यूज प्लस सब्जेक्टिव होंगे, और ड्राइंग आपका तो ड्राइंग ही होगा, वो तो पूरा सब्जेक्टिव ही होगा। तो कुछ आपके अधिकतर एग्जाम होंगे एमसीक्यूज और कुछ होंगे एमसीक्यूज प्लस सब्जेक्टिव। तो भाई समझे, और 25% ऑफ नेगेटिव मार्किंग। तो भाई जैसे कि एलपीयू का पासिंग क्राइटेरिया 40 नंबर, 100 में से आपको 40 नंबर लाना ही पड़ेगा। अगर आपके 40 नंबर नहीं आए किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपको आएंगे रीअपियर। तो भाई रीअपियर से डरना नहीं है, क्योंकि आपको रीअपियर क्लियर करने के 5 चांस मिलेंगे। एलपीयू आपको 5 चांस देगा आपको रीअपियर क्लियर करने का, तब जाके आपको लगेगा बैकलॉग। 5 चांस में अगर आप रीअपियर क्लियर नहीं करते तब जाके आपको लगता है बैकलॉग। तो 5 चांस आई थिंक इनफ है किसी भी बच्चे के लिए जो अपना रीअपियर हटा ले। तो इसे डरना नहीं है। अगर आप रीअपियर क्लियर नहीं कर पाते तो आपको देनी पड़ेगी पेमेंट और फिर से करनी पड़ेगी क्लास। तो थोड़ा सा देख लेना अपना। 40 नंबर तो भाई कैसे भी आ ही जाते हैं, वो अलग बात है भाई जो मुझे नहीं आए थे एक सब्जेक्ट में। तो ये रही बात कुछ भाई लोग आपके हॉस्टल, आपके एग्जामिनेशन और हॉस्टल का जो भी सिस्टम है उससे रिलेटेड। अगर इन सब में आपको कोई भी दिक्कत या फिर कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टाग्राम ये यहाँ पे मिल जाएगा आपको यहाँ पे आके आप बता सकते हैं। तो मेरे शेरों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो इसको प्यार से लाइक बटन दबाना, और जिन भाइयों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से करो, प्यार से करो। दिन में 24 घंटे होते हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं। तो भाई जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।